जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज का जो टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्टेट इन एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डेली। क्या है इस हेडिंग का एम? तो हेडिंग का एम ये है कि आपके पास कोई माइक्रो स्टेट का है और आपको उस माइक्रो स्टेट के अंदर बताना है कि पर्टिकुलर फेज स्पेस में जो एनर्जी है वो एनर्जी ई से ई प्लस डेल ई हो रहा है, यानी कि एनर्जी नहीं है, पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है, एनर्जी का एक रेंज है। और उस एनर्जी के अंदर, एनर्जी रेंज के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट आर प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट होंगे किसी एनर्जी रेंज में, किसी पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ फेज स्पेस प्रेजेंट होंगे। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। बेसिकली इस हेडिंग का एम यही है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फेज स्पेस है। तो कंसीडर अ रीजन ऑफ द फेज स्पेस हैविंग द मोमेंटम। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फेज स्पेस है और जिसके पास मोमेंटम की जो लिमिट है वो p से p प्लस डेल पी तक है और एनर्जी की जो लिमिट है वो e से e प्लस डेल ई है। यानी कि ये मोमेंटम रेंज है उसके पास, उस फेज स्पेस में मोमेंटम का ये रेंज है p प्लस डेल पी और एनर्जी का रेंज जो है e प्लस डेल ई तक है। कोई एक फेज रीजन है या फेज स्पेस का रीजन है जिसमें मोमेंटम p से p प्लस डेल पी हो सकता है और एनर्जी e से e प्लस डेल ई हो सकता है। उस फेज स्पेस के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है। तो याद रखिएगा, क्वांटम मैकेनिकली हम लोग जो कुछ भी फिजिक्स पढ़ते हैं वो कंडीशनल होता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं। उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग जो कोई भी हम रीजन ऑफ फेज स्पेस मान रहे हैं उसका मोमेंटम p प्लस डेल पी हो सकता है, एनर्जी e प्लस डेल ई हो सकता है। यानी कि पर्टिकुलर ना तो कोई किसी फेज स्पेस का मोमेंटम हम डिफाइन कर रहे हैं, ना तो पर्टिकुलर हम एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, सबका एक रेंज लेकर रहे हैं। रेंज का मतलब आई थिंक यू नो वेरी वेल रेंज क्या होता है। आप बीएससी लेवल पर पढ़ रहे हो तो बीएससी आप रेंज समझ रहे होगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बता भी दूं, एक कमरा है और कमरे में 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें सारे के सारे बच्चे 5 फीट की लंबाई रखने वाले हैं, यानी कि 5 फीट लंबे सारे बच्चे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं। आप उस कमरे में जो लंबाई है स्टूडेंट्स की वो मेजर कर रहे हैं। तो आप किसी को भी अगर ये डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप ये कहेंगे कि सबसे छोटे वाले बच्चे का लेंथ मेजर कर लो और सबसे बड़े वाले बच्चे का लेंथ मेजर कर लो। मान लो छोटा वाला 3 फीट का है और बड़ा वाला 5 फीट का है, तो आप ये कहेंगे कि इस कमरे में बैठे हुए जो बच्चे हैं इनकी लंबाई 3 से लेकर 5 फीट तक है। तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि किसी की लंबाई कितनी है, आपने कहा 3 फीट से लेकर 5 फीट तक है। तो दिस इज द रेंज, मतलब द लेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर रूम इज 3 to 5 फीट, 3 से लेके 5 फीट। वैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कोई जो फेज स्पेस है, उस फेज स्पेस के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी किसी भी पार्टिकल का ई से बढ़ सकता है तो ई प्लस डेल ई हो सकता है। अगर उसका मोमेंटम बढ़ सकता है तो पी प्लस डेल पी हो सकता है, उस पार्टिकल का मोमेंटम और एनर्जी। फॉर अ सिंगल पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल का हम अगर बात करें तो वॉल्यूम v होगा एंड देयर विल बी द 3 पोजीशन और उसकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगी वो x, y और z होगा। और इसी के एनालॉगस जो उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा वो dpx, dpy या px, py और pz होगा। हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल का क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं माइक्रो फेज स्पेस में, माइक्रो स्टेट जो स्पेसिफाई करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन के लिए वो कंफर्मेशन की जरूरत है कि उसका फेज स्पेस क्या है, उसका मोमेंटम स्पेस क्या है। तो हमने फेज स्पेस, मोमेंटम स्पेस ये और पोजीशन स्पेस ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करके ये दिखा दिया कि उस पार्टिकल का ये पोजीशन स्पेस होने वाला है और ये मोमेंटम स्पेस होने वाला है। तो कहें कि अगर उस सिस्टम के अंदर कोई एक पार्टिकल है या कोई एक फेज स्पेस है, उस फेज स्पेस में क्या वॉल्यूम है उसका, तो वॉल्यूम इन वन फेज स्पेस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, सिस्टम में जो फेज स्पेस है उसका क्या वॉल्यूम होगा, एक फेज स्पेस की वॉल्यूम अगर हम कहें तो आपको पता होना चाहिए कि डी जेड इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी जेड डी पी वाई होना चाहिए।
डी पी वाई, और फिर कितना हो जाएगा, ये डी पी जेड हो जाएगा। और अभी हम इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं डिवीजन ऑफ द फेज सेल में, कि किसी का अगर हम एक सेल का वॉल्यूम निकालें, एक फेज सेल का वॉल्यूम निकालें, तो उस फेज सेल का जो वॉल्यूम होगा डी टाउ इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, वो एच क्यूब होता है। ये हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है कि वो एच क्यूब होता है। तो किसी वॉल्यूम इन वन फेज स्पेस सेल, फेज स्पेस सेल का अगर वॉल्यूम निकालें तो ये होता है। तो हम देखें कि उस फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो टोटल वॉल्यूम के लिए किसी एक सेल का तो हमें पता होगा, टोटल वॉल्यूम के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा उस पूरे सिस्टम को। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटीग्रेशन तो यहाँ लगेंगे पोजीशन के लिए, और 3 इंटीग्रेशन तो यहाँ पर लगेंगे मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पर टोटली 6 इंटीग्रेशन सिंबल लगेंगे। और ये इंटीग्रेशन लग रहा है dx के लिए, ये वाला इंटीग्रेशन लग रहा है dy के लिए, ये वाला इंटीग्रेशन लग रहा है dz के लिए, ये वाला इंटीग्रेशन लग रहा है dpx के लिए, ये वाला लग रहा है dpy के लिए, ये वाला लग रहा है लास्ट है dpz के लिए लग रहा है। और इस तरीके से हमने क्या किया कि इनके इंटीग्रेशंस को, इनके 3 इंटीग्रेशंस को, इंटीग्रेशन dx dy dz, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और इनके 3 इंटीग्रेशन dx dpx dpy dpz, इनके 3 इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर लगा लिया, 1 2 3, ये 3 इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा लिया, ये मोमेंटम के 3 इंटीग्रेशन। और इससे पहले हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है, ये हमने मान रखा है कि ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम है तो हम उस सिस्टम का वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। हमने पहले ही मान लिया कि सिंगल पार्टिकल इन द वॉल्यूम भी, तो ये हम भी लिख सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू इंटीग्रेशन dpx dpy और dpz, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा भी सिस्टम लगाएंगे, लेकिन इससे पहले देखें नंबर ऑफ द फेज स्पेस। अगर हम देखें कि उस पूरे फेज सेल के फेज स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सेल बन रहे हैं, तो फेज स्पेस के वॉल्यूम को किसी एक वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल से हम डिवाइड कर दें। अरे भाई, आपके पास कोई एक फेज स्पेस है, ये फेज स्पेस है ये, और आपने क्या किया कि इस फेज स्पेस की वॉल्यूम आपको पता है, इस फेज स्पेस की वॉल्यूम पता है आप, और एक किसी इसके अंदर बने हुए सेल की वॉल्यूम पता है, इसकी आपको वॉल्यूम पता है। पूरा वॉल्यूम तो आपको फेज स्पेस का पता है, और किसी एक सेल का वॉल्यूम पता है। तो इस सेल के वॉल्यूम से पूरे के पूरे इस फेज स्पेस के वॉल्यूम को, पूरे के पूरे फेज स्पेस के वॉल्यूम को एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ द सेल नहीं पता चल जाएगा इस फेज स्पेस के अंदर, टोटल नंबर ऑफ सेल पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ द फेज सेल हमें पता करना है, नंबर ऑफ फेज सेल इस फेज स्पेस के अंदर पता करना है। तो हम इस फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम जानते हैं, किसी एक सेल का वॉल्यूम जानते हैं, किसी एक सेल के वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल इन अ फेज स्पेस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेज सेल इन अ पर्टिकुलर फेज स्पेस में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सेल। तो एक सेल का वॉल्यूम हमने यहाँ कैलकुलेट किया है एच क्यूब, यहाँ पर कैलकुलेट किया है एच क्यूब, ये वैल्यू है, मैंने एच क्यूब से इसको डिवाइड किया, और वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस यहाँ पर कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, और ये वैल्यू हमारा है v इंटीग्रेशन dpx dpy और dpz, ये वैल्यू हमने रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, या रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे कि हमें रिस्ट्रिक्शन क्या मिला हुआ है कि एनर्जी ई से डेल ई हो सकती है, पी मोमेंटम पी से डेल पी हो सकता है। तो dpx dpy और dpz यहाँ पर है, और ये है क्या चीज बेसिकली, तो वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम स्पेस हैविंग द मोमेंटम रेंज। कह रहा है ये एक ऐसा वॉल्यूम है जो गिवन मोमेंटम रेंज के अंदर का मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम है ये। और यहाँ पर ये जो हमारा वॉल्यूम है मोमेंटम के लिए, तो वो पी एक्सिस में जा सकता है, पी एक्स प्लस डी पी एक्स। वाई एक्सिस में इसने बोल दिया है कि मोमेंटम आपका पी प्लस डी पी हो सकता है, वाई एक्सिस में आपका मोमेंटम पी वाई प्लस डी पी वाई हो सकता है, पी जेड में पी जेड प्लस डी पी जेड हो सकता है। और यहाँ पर जब हम रखेंगे ये सारी वैल्यू, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ द रेडियस पी एंड थिकनेस डेल पी, कह रहा है कि अगर हम
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करें और एक सर्कल इनर सर्कल का हम मोमेंटम ड्रॉ करें कि इससे नीचे नहीं आ सकता है, जिसकी रेडियस मोमेंटम रेडियस p है, और किसी भी पार्टिकल को जो इस सिस्टम में बिलोंग कर रहे हैं उनका इनर मोमेंटम p प्लस डेल पी से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि आउटर लेयर से इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है और इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है, इसी के बीच में लाई करेगा किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम। तो फिर बड़े वाले सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस p प्लस डेल पी मान लेंगे और इनर वाले का हम मान लेंगे p। तो इस तरीके से दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के एस्पेक्ट को लेकर हम चलेंगे तो हमारा जो यहाँ पर प्रूव करने का जो एम है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वो इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम। तो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं कि इस वैल्यू को कितना हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy और dpz। और मोमेंटम एक्स एक्सिस में बता दिया है कि p प्लस dpx से ज्यादा नहीं और dpy का py प्लस dpy से ज्यादा नहीं, मतलब एक रेंज तक आपको मोमेंटम यूज करना है। और मोमेंटम अगर हम एक्स एक्सिस के लिए लेंगे तो ये वाला वैल्यू और y के लिए ये, z के लिए ये, और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाकर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करना हो, सपोज कर लेते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करना होगा। अगर एक्स एक्सिस के लिए देखें तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा बेटे, एक्स या किसी भी एक्सिस के लिए इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो देखो ये अगर इसके लिए हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो क्या कर सकता हूं बेटे कि 4/3 पाई और इस p का क्यूब, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। और अगर मैं कहूं इस बड़े वाले का वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो 4/3 पाई और आप कहेंगे p प्लस डेल पी का इस होल क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। बड़े वाले का ये वॉल्यूम हो गया, छोटे वाले का ये वॉल्यूम हो गया। और मुझे क्या चाहिए, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम चाहिए, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम चाहिए, ये इस वाले पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा कि इस वॉल्यूम में से मुझे ये वाला वॉल्यूम माइनस करना होगा, तो इस पार्ट का वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये यही पार्ट का वॉल्यूम है, ये यही पार्ट का वॉल्यूम है, इसको कैलकुलेट करने के लिए यही काम मुझे करना होगा जो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ द dpx dpy dpz 4/3 पाई p प्लस डेल p का होल क्यूब, ये वैल्यू माइनस 4/3 पाई इंटू p का क्यूब, ये वैल्यू हमने माइनस कर दिया है, माइनस कर दिया। 4/3 कॉमन हो गया, p प्लस डेल p का होल क्यूब है और होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और माइनस 4/3 कॉमन हो गया है, ये माइनस p क्यूब हो जाएगा। p क्यूब से p क्यूब कैंसिल हो जाएगा, डेल पी क्यूब बचेगा और 3p का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3p स्क्वायर डेल पी हो जाएगा और 3p का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3p डेल पी स्क्वायर हो जाएगा। बट द मोमेंटम रेंज एज वेल एज द एनर्जी रेंज, बेसिकली अगर हम वैल्यू की बात करें डेल पी और डेल ई की बात, तो इट इज द वेरी 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 लो वैल्यू, बहुत ही लो वैल्यू है पार्टिकुलर किसी एक पार्टिकल के लिए। किसी पार्टिकल, किसी सिस्टम के पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी उस सिस्टम के पूरी एनर्जी के कंपैरिजन में लगभग जीरो होती है, तो वो उस वैल्यू को ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगी। तो डेल पी की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है और उसका स्क्वायर करेंगे या उसका क्यूब करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इसलिए डेल पी स्क्वायर एंड डेल पी क्यूब टेंड्स टू जीरो, ये लगभग जीरो है। सो दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड इन दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वी विल गेट 4/3 पाई एंड 3p ये वैल्यू और ये वैल्यू निगलेक्ट किए, हाँ तो फिर 4/3 और 3p स्क्वायर डेल p ये वैल्यू आ जाएगी और 3 ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई p क्यूब डेल p हो जाएगा। तो यहां से हमने इस वॉल्यूम का जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने का हमारा जो एम था कि वो मोमेंटम का वॉल्यूम पता चल जाए, मोमेंटम एक्सिस का वॉल्यूम पता चल जाए, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। वो कितना आ रहा है 4 पाई p स्क्वायर और डेल p। तो ये वैल्यू पता करने के बाद यहाँ पर हमने पुट कर दिया, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा हमको v, देखो नंबर ऑफ फेज स्पेस फेज सेल v, और इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर ये वैल्यू 4 पाई p स्क्वायर डेल p और यहां से कितना हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा।
फिर ये वैल्यू हमने पुट कर दिया v 4 पाई पी क्यू पी स्क्वायर डेल पी अपान एच क्यू। और अगर हम देखें कि उस पार्टिकल की एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं कि के ई हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का सिस्टम के अंदर जीरो है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है क्वांटम मैकेनिकली काइनेटिक होता है। तो यहाँ पर उसका जीरो देखा, तो इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा सा इसकी सॉल्यूशन में देखना, हम पी स्क्वायर इक्वल टू 2 एम लिख दिए हैं, तो कैसे लिखा जाता है ये। तो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, हमने एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू हाफ और एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एम कर लिया, ए एम स्क्वायर हो जाएगा। और एम भी जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो पी स्क्वायर बन गया और यहाँ 2m बन गया। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर जो लिखा है वो इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है, और पी स्क्वायर इक्वल टू 2m ही होता है। और अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और जो यहाँ पर हमने कर लिया है पी इज इक्वल टू रूट 2me, पी इज इक्वल टू रूट 2me यहाँ पर, और p इज इक्वल टू यहाँ से 2m, और e जो है ना उसको रूट में है तो 1/2 लिख सकते हैं, तो हमने उसको 1/2 कर दिया रूट में। अब एग्जैक्टली जो होगा वो फाइनल आंसर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर एक बार डिफरेंशिएशन किया तो dp 2m मास तो कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन एनर्जी यानी कि E के टर्म में डिफरेंशिएशन किया है, तो 1/2 रूट ई डी ई आ जाएगा, और dp इज इक्वल टू m, रूट के अंदर इसको लेकर जाएंगे, रूट के अंदर ये पूरा सिस्टम लेकर जाएंगे तो कैंसिल होकर m/2 बचेगा। कैसे होगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 2m रूट के अंदर है और into 1/2 रूट e है, 2 रूट e है, तो 2m तो एज इट इज रहने वाला है, और 1/2 को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये 4e हो जाएगा रूट के अंदर, और फिर 2m/4e ये रूट में जब लिखोगे तो ये इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m/2 रूट e हो जाएगा, ये m/2 रूट e सॉरी m/2e रूट में हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है और डी एज इट इज रहने दिया है। तो नंबर ऑफ फेज सेल अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फेज सेल कैलकुलेट करना है इसका, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फेज सेल। तो अब हमने देखा यहाँ पर v की वैल्यू तो हम पा ही गए हैं, और 4/4 पाई पी स्क्वायर डेल पी अपान कितना होता है एच क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये एग्जैक्टली ये डी पी हमें लिखना चाहिए था, चलो हम डीपी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको डीपी में कन्वर्ट कर लिए हम, डीपी हमको लिखना चाहिए था, वहां पर सब जगह आप डीपी कर लीजिएगा। तो ये डीपी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा v इंटू 4 पाई और पी स्क्वायर, और डीपी की वैल्यू रखेंगे तो रूट m/2e और डी हो जाएगा ये, और v 4 पाई पी स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, और dp के यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया, और अपान में h क्यूब हो गया, और यहाँ से 4 पाई और v पी स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा m रूट के अंदर में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2e रूट के अंदर, और h क्यूब हो जाएगा, और de, और क्या हो जाएगा de, और de की वैल्यू यहाँ पर, हाँ ठीक है, ठीक यहां से हो जाएगा। हाँ तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, पी स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे रखनी होगी। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 2me है, तो 4 पाई v और पी स्क्वायर की वैल्यू 2me है, और m की वैल्यू 1/2 de, रूट है ना तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और h क्यूब, और यहां से कितना हो जाएगा h क्यूब, और 2 की पावर 1/2 और कैपिटल E। इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई v, ये नहीं हो जाएगा, बचेगा 4, और रूट 2 पाई v m 3/2 e की पावर 1/2 और de, और अपान h क्यूब। पूरा सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, m की पावर बेटे यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, 3/2 हो जाएगा, e की पावर 1 है, और यहाँ पर देखो e की पावर माइनस यहाँ पर 1/2 बनेगा, क्योंकि ये रूट में होगा, ये रूट में होगा ना, ये रूट में है, ये ऊपर आएगा तो e की पावर -1/2 बनेगा, यहाँ पर 1 है
तो 1 में से -1/2 जाएगा तो ई 1/2 बचेगा, और डी ई एज इट इज है उसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये यहाँ पर सॉल्व हो गया है इस वाले से, 2 इस वाले से सॉल्व हो गया, 4 ये था ही, तो 4√2 पाई और v m⁻³ और e⁻1/2 और फिर क्या हो जाएगा dE और h³। अब ये जो एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ फेज सेल जो है, यानी कि जो हमारी हेडिंग थी नंबर ऑफ स्टेट इन द एनर्जी रेंज, कि इस एनर्जी रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेट बन रहे हैं किसी एक फेज सेल स्पेस के अंदर, तो वो इतने नंबर ऑफ फेज सेल बन रहे हैं। इस नंबर ऑफ फेज सेल को कैसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे, तो फॉर अ सिंगल पार्टिकल, किसी एक सिंगल पार्टिकल के लिए द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट विल बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ फेज सेल इन द फेज स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बेटे, याद रखना कि किसी एक सिंगल पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है, जितने नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है, और आपको पता होना चाहिए एक्सेसिबल स्टेट, माइक्रो स्टेट, ये सब क्या होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। वहाँ फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि एक्सेसिबल स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट क्या होता है। तो कह रहा कि सिंगल पार्टिकल के लिए जो एक्सेसिबल स्टेट होता है, नंबर ऑफ स्टेट होता है, वही ठीक क्या होता है, नंबर ऑफ सेल ऑफ द फेज स्पेस होता है। यानी कि फेज स्पेस, नंबर ऑफ फेज स्पेस ऑफ नंबर ऑफ सेल इन अ फेज स्पेस, किसी एक फेज स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल हैं वो ठीक इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट के इक्वल होता है। और आगे इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि सो नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट इन फेज स्पेस, कह रहा है कि किसी फेज स्पेस में जो माइक्रो स्टेट की फेज स्पेस में जो एनर्जी है E + E del E, उसके बीच में वो कितना निकल कर आएगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट है इस तरीके से ओम से लिखते हैं, तो ओम E यानी कि एनर्जी का रेंज यहाँ बता रहा है ना, एनर्जी का रेंज है तो E लिखेंगे, मोमेंटम का रेंज होगा तो P लिखेंगे। तो एनर्जी रेंज के अंदर उसमें कितने माइक्रो स्टेट बनेंगे उस फेज स्पेस के अंदर, तो उस फेज स्पेस के अंदर कितने माइक्रो स्टेट बनेंगे, तो ओम E 4√2 यही वाली वैल्यू, पाई v m⁻³ e⁻1/2 dE/h³, ये इसकी वैल्यू बनेगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।